हमारे श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे पास जो सुर्खियां हैं उन्हें देखकर मतलब ऐसा लग रहा है मानो दुनिया के सारे नियम एक साथ तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ ईरान में प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और इन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की खबर। हाँ, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब ये खबरें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब एक ही कहानी के हिस्से कैसे हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां पुरानी ताकतें अपनी पकड़ बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं और नई ताकतें उस पकड़ को चुनौती दे रही हैं। और टेक्नोलॉजी इस पूरी लड़ाई का नया मैदान बन रही है। चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को सुलझाते हैं। शुरुआत ईरान से करते हैं, जहां हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 648 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो है अमेरिका का रिएक्शन। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। क्या ये एक सामान्य राजनीतिक दबाव है या कुछ और है? नहीं, ये सामान्य दबाव से तो कहीं ज्यादा है। इसे आप एक तरह से आर्थिक युद्ध की घोषणा कह सकती हैं। आर्थिक युद्ध? हाँ, 25% टैरिफ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है, या तो आप हमारे साथ हैं या ईरान के साथ। बीच का कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। और जब अमेरिकी विदेश विभाग अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहता है, तो ये संकेत देता है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। ये एक ऐसी चाल है जो आमतौर पर किसी बड़े टकराव से ठीक पहले चली जाती है। मतलब अमेरिका सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, वो जमीन तैयार कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उनके पास विदेशी हथियारों के फुटेज हैं और वो प्रदर्शनकारियों के वो एक बालिया बयान भी जारी करेंगे। ये तो एक क्लासिक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लग रहा है। बिल्कुल। दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी को सच साबित करने की होड़ लगी है और बीच में सच कहीं खो जाता है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि ये कोई घरेलू विद्रोह नहीं बल्कि एक विदेशी साजिश है ताकि उसे अपनी हिंसक कार्रवाई को सही ठहराने का मौका मिले। और अमेरिका खुद को लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है। सही बात है। तो ये सिर्फ जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये लोगों के दिमाग में लड़ी जाने वाली लड़ाई भी है। और जब लग रहा था कि इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, तभी वेनेजुएला वाली खबर आई। हाँ, वो तो ये खबर तो समझ से ही बाहर है। मेरा मतलब है, एक देश का राष्ट्रपति खुद को दूसरे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे घोषित कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की सारी किताबों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। सही है। ये सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक संदेश है कि अमेरिका अब पुराने नियमों से खेलने के मूड में नहीं है। अच्छा। निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए इस तरह का कदम उठाना और साथ ही ये कहना कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा, ये साफ तौर पर दिखाता है कि यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये संसाधनों पर कब्जे का खेल भी है। बिल्कुल, संसाधनों पर कब्जे का खेल भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान और वेनेजुएला ये दोनों मामले एक ही पैटर्न का हिस्सा हैं? एक ऐसा अमेरिका जो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी स्थापित नियम को तोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। इसे आप हाइपर इंटरवेंशनिज्म कह सकती हैं, यानी जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी। हाइपर इंटरवेंशनिज्म। जी, ये दुनिया को बता रहा है कि अमेरिकी विदेश नीति अब ज्यादा अप्रत्याशित, ज्यादा आक्रामक और एक तरफा हो गई है। इसने दुनिया भर के राजनयिक हलकों में खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि अगर एक ताकतवर देश ऐसा कर सकता है तो कल को कोई और भी कर सकता है। ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। और अमेरिका की ये आक्रामक विदेश नीति सिर्फ लैटिन अमेरिका या मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमें भारत के साथ उसके रिश्तों में भी दिख रहा है। बिल्कुल। जहां समीकरण बहुत अजीब हैं। एक तरफ दोस्ती की बातें होती हैं तो दूसरी तरफ व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये आज की कूटनीति की सच्चाई है, जहां रिश्ते काले या सफेद नहीं होते। देखिए, दिल्ली में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आते हैं और कहते हैं, सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन एकजुट रहते हैं। जी। लेकिन इसी के साथ पिछले साल भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ की घोषणा भी होती है और पर्दे के पीछे व्यापार को लेकर लगातार बातचीत या यूं कहें कि खींचतान चलती रहती है।
लेकिन इन सब तनावों के बीच भारत ने जापान को पछाड़कर $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि भारत अब सिर्फ नियमों को मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नियम बनाने वालों की मेज पर बैठ गया है। हाँ बिल्कुल। जब अमेरिका को सेमीकंडक्टर पर चीन को घेरना होता है तो उसे भारत की जरूरत पड़ती है। जब रूस को अपना तेल बेचना होता है तो उसे भारत की जरूरत पड़ती है। तो भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक अनिवार्य भागीदार बन गया है। एकदम सही। और यही वजह है कि अमेरिका एक ही समय में भारत पर दबाव भी बनाता है और उसे साथ भी रखना चाहता है। यहीं पर पैक्स सिलिका का जिक्र आता है, जो हमारे स्रोतों में मेंशन किया गया है। ये क्या है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? पैक्स सिलिका, हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये पैक्स रोमाना से लिया गया है, जिसका मतलब था रोमन शांति। एक ऐसा दौर जब रोम की ताकत ने दुनिया में शांति बनाए रखी। अच्छा, तो पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन से शांति। ये अमेरिका की एक रणनीति है जिसके तहत वो अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यानी चिप्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि कोई एक देश, खासकर चीन, इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल। तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल नेटो हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। और भारत को अगले महीने इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक ताकत अब उसे भू राजनीतिक रूप से कितना अहम बना चुकी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना? जी बिल्कुल है। भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध हैं। तेल व्यापार की वजह से भारत के करीब $50 अरब के रूबल रूस में फंसे हुए हैं। तो भारत को बहुत ही महीन संतुलन बनाना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी खेमा है, दूसरी तरफ रूस जैसे पुराने दोस्त। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ताकत भारत को इन दोनों से मोल भाव करने की बेहतर क्षमता देती है। ये तो हुई वैश्विक शतरंज की बिसात। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि खुद एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। सही बात है। मलेशिया और इंडोनेशिया ने एलन मस्क के ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। वजह डीप फेक और यौन संबंधी एआई इमेज का डर। और ये सिर्फ शुरुआत है। ग्रोक एआई पर बैन लगाना ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के विकास की रफ्तार कानून बनाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। सरकारें अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस शक्तिशाली तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। यह डिजिटल संप्रभुता की लड़ाई है। डिजिटल संप्रभुता? हाँ, हर देश ये तय करना चाहता है कि उसके डिजिटल बॉर्डर के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं। और इसी डिजिटल लड़ाई के बीच अंतरिक्ष में एक नई होड़ शुरू हो रही है। जी। रूस ने घोषणा की है कि वो अगले दशक में चांद पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है। पिछली अंतरिक्ष दौड़ झंडा गाड़ने की थी, ये नई दौड़ संसाधनों पर कब्जा करने की है। संसाधनों पर? सोचिए, अगर आप चांद पर एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बना लेते हैं तो आप वहां लंबे समय तक टिक सकते हैं। वहां मौजूद हीलियम 3 जैसे कीमती खनिजों का खनन कर सकते हैं और मंगल जैसे आगे के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड बना सकते हैं। मतलब ये चांद को पृथ्वी की अर्थव्यवस्था का एक विस्तार बनाने की कोशिश है? बिल्कुल। तो एक तरफ एआई को लेकर डर और नियंत्रण की कोशिश है, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में संसाधनों की होड़। लेकिन इन सब के बीच एक खबर उम्मीद भी जगाती है। कौन सी? जर्मनी के एक इंजीनियर जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाँ, और इन तीनों खबरों में एक सामान्य धागा है। टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास और समाज पर उसका गहरा प्रभाव। हम एक टकराव देख रहे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का वादा है, जैसे समावेशी अंतरिक्ष यात्रा, जो दिखाती है कि सीमाएं सिर्फ हमारी सोच में है। ये मानवता की जीत है। सही है। तो दूसरी तरफ उसके खतरे हैं, जैसे एआई डीप फेक और उसका भू राजनीतिक इस्तेमाल, जैसे चांद पर परमाणु प्लांट। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई तकनीक के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। और सवाल यह है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने के लिए या एक दूसरे से लड़ने के लिए? बिल्कुल यही सवाल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे अमेरिका जैसी पुरानी ताकतें दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए और आक्रामक तरीके अपना रही हैं।
हमने देखा कि भारत जैसी नई आर्थिक ताकतें वैश्विक समीकरणों को कैसे बदल रही हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरी खींचतान का केंद्र बनती जा रही है। बिल्कुल। दुनिया एक बड़े बदलाव के चौराहे पर खड़ी है। पुराने नियम और गठबंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। जी। अमेरिका की अप्रत्याशित विदेश नीति, भारत का आर्थिक उदय और टेक्नोलॉजी की विस्फोटक तरक्की, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अनिश्चित है। और टेक्नोलॉजी एक ही समय में एक अवसर भी है और एक नया युद्ध क्षेत्र भी। सही कहा, मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर भी और नया युद्ध क्षेत्र भी। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज हमने अमेरिका के नेतृत्व वाले सेमीकंडक्टर गठबंधन पैक्स सिलिका की बात की जी। और श्रोतों में डसॉल्ट एविएशन द्वारा अगली पीढ़ी के एआई युद्ध प्रणालियों में $200 मिलियन के निवेश का भी जिक्र है। और क्या हमने जिस वैश्विक अस्थिरता पर चर्चा की, उसे देखते हुए क्या हम चुपचाप टेक्नोलॉजी पर आधारित नए सैन्य गठबंधनों को बनते हुए देख रहे हैं? क्या अगला विश्व युद्ध तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई एल्गोरिदम और सैटेलाइट्स को हैक करके लड़ा जाएगा? और क्या ये पारंपरिक लड़ाइयों को हमेशा के लिए पुराना बना देगा? ये सोचने वाली बात है। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।